नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज चर्चा का विषय है माननीय प्रधानमंत्री जी यूएसए में हैं। यूएसए की स्टेट विजिट पर हैं। मोदी जी पहली बार यूएसए में स्टेट विजिट पर हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, स्टेट विजिट का मतलब होता है कि वहां की सरकार ने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है। ये पहली उनकी स्टेट विजिट है। इससे पहले भारत सरकार का जो दूतावास है वो तय करता रहा है कि कहाँ जाएंगे और क्या होगा। वहाँ से कोऑर्डिनेट किया गया। मोदी जी आना चाहते हैं, मोदी जी गए वहाँ और सब वार्म वेलकम हुआ, कोई शक नहीं। लेकिन इस बार बाइडन ने ऑफिशियली सरकारी प्रवास पर बुलाया है। सरकारी प्रवास पर बुलाया है तो उन्होंने तमाम तरह की डीलें हो ही रही हैं। हम देख रहे हैं कि अभी अभी एक डील हुई है जो कि तेजस के लिए जो उनका F414 इंजन है, उस इंजन की हमारी एक बड़ी डील हुई है। 2 इंजनों की डील हुई है। ये इंजन ऑयल इफ़िशिएंट हैं और पावरफुल हैं, हम देख ही रहे हैं। इलॉन मस्क के साथ जो डील हो रही है वो हम देख ही रहे हैं। डिफेंस कॉपरेशन को लेकर कई सारी डीलें हो रही हैं। डिफेंस कॉपरेशन में हमारे पास इस समय इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है और यूएस की पहली कंपनी है जिसने भारत में कोलैबोरेशन करके इंजन बनाने की सहमति दी है कि भारत में इंजन बनाएगी। इससे पहले जो यूएस कंपनियां हैं, मैं रशियन कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फ्रेंच कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं। जब यूएस कंपनियां भारत में हमने डील किया तो सदैव यूएस की एक कंडीशन रही कि वो बनाकर हमको देंगे। वो अनुमति नहीं देंगे अपनी कंपनियों को, लेकिन वो बनाकर हमको देंगे और फिर हम उनसे टेक्नोलॉजी नहीं ले पाएंगे। टेक्नोलॉजी उनके पास ही रहेगी। हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम उन पर डिपेंडेंट रहते थे। ये पहली बार है जब हमने यूएसए के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसमें टेक्नोलॉजी सहित वो जॉइंट वेंचर लगाएंगे भारत में और उस जॉइंट वेंचर में हम इंजन बनाना शुरू करेंगे जो क्रायोजिक इंजन होते हैं। तो ये ठीक बात है कि अब यूएसए जो एक मोनोपोली रखता था कि साहब हम मेरी बात मानो, वो मोदी जी ने उनको इस बात के लिए सहमत कर लिया है कि नहीं, मेरी बात मत मानो, दोनों की बात मानो। भारत प्रथम हमारा नारा है। अगर हमारे साथ डील करना चाहते हैं या हम आपके साथ डील करना चाहते हैं तो हमारी पहली कंडीशन है कि भारत का हित इसमें क्या है। हम केवल हथियार खरीदार नहीं हैं, हम हथियार मैन्युफैक्चरर भी बनना चाहते हैं और हम हथियारों के एक्सपोर्टर भी बनना चाहते हैं। अगर हम हथियारों के एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं तो आप टेक्नोलॉजी सहित भारत में आइए और भारत को टेक्नोलॉजी दीजिए। हम ऐसे ही आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करने वाले। रशिया लगातार इसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट हमसे कर ही रहा है। फ्रांस भी लगातार इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हमसे कर रहा है। उधर ऑस्ट्रेलिया, जापान भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहा है या कर रहा है, जिसमें हमारी पहली शर्त है कि हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए। हम मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं, आपकी कंपनियाँ भारत में आएँ, बनाएँ, हमको ही बेचें, लेकिन भारत में बनाएं और उसके साथ एक्सपोर्ट भी करें। ये हम करने में सफल हो गए। लेकिन ये जो स्टेट ऑफिशियल विजिट है, इस विजिट में अच्छे काम हो रहे हैं तो कुछ निश्चित रूप से ऐसा भी होगा जो उल्टा पड़ रहा होगा। आपको याद होगा अमेरिकी सांसद इल्हान उमर एक मुस्लिम हैं और भारत के प्रधानमंत्री या भारत जब ये पॉलिसी लेकर आया है कि नहीं साहब हम तुष्टीकरण भारत में होने नहीं देंगे। भारत जो उसकी मूल संस्कृति है उस मूल संस्कृति की तरफ सबको लेकर जाएंगे। कोशिश करेंगे कि सब अपनी मूल संस्कृति की तरफ आएँ, अपनी जड़ों को पकड़ें। ऐसी परिस्थिति में जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं उनको तकलीफ होना स्वाभाविक है क्योंकि वो तो राजनीति ही मुसलमानों की करते हैं। तो अमेरिकी सांसद इल्हान उमर, ये नाम हमको पहले भी याद है क्योंकि इल्हान उमर ने वहाँ कांग्रेस में यानी कि यूएस कांग्रेस में एक रेजोल्यूशन पहले लेकर आई थी भारत के खिलाफ। हालांकि वो पास नहीं हो पाया था, लेकिन वो लगातार कोशिश ये करती हैं कि वो भारत को कैसे डाउनग्रेड दिखावें। तो हुआ भी कुछ ऐसे ही। अब प्रधानमंत्री जी की स्टेट ऑफिशियल विजिट पर कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को, वहाँ जो सेनेट और कांग्रेस रहती है उनकी पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। अब प्रधानमंत्री जी के संबोधन करेंगे तो आप देख ही रहे थे, पिछली बार भी गए थे तो कैसे सांसद खड़े कर करके हैंड क्लैपिंग कर रहे थे। यूएनओ में अभी उनका भाषण हुआ, अभी एक दिन पहले, और यूएनओ के इस भाषण में और यूएनओ में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने बनाया है, 135 देशों के प्रतिनिधियों ने मोदी जी के साथ योगा किया है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है। इसके अतिरिक्त यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के
जो चेयरमैन है उस चेयरमैन ने भी ये कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल तब तक अधूरा है जब तक भारत उसमें स्थायी सदस्य के रूप में नहीं आता। ये न्यूयॉर्क में करके वाशिंगटन डीसी उसके बाद आ गए। अब जो ज्वाइंट सत्र होने वाला है उसमें आप देख ही रहे हैं कि कितना एक्साइटमेंट है यूएसए में। ऐसी परिस्थिति में जब इल्हान उमर जो पहले से बाइकआउट कर चुकी हों, जो पहले से मोदी जी का विरोध कर रही हों, सिर्फ इस नाम से विरोध कर रही हों कि भारत में मानवाधिकारों की पैरवी नहीं हो रही, भारत में जो मुस्लिम हैं वो परसिक्यूटेड हैं, भारत में मुसलमानों को संस्कृति नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर वहाँ भारत में कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये सब वो प्रोपेगेंडा करती रही हैं। इसके अतिरिक्त ये सांसद जब पाकिस्तान के दौरे पर गई तो जाने के बाद पीओके गई। पीओजेके में हम लगातार कहते आए हैं कि कोई विदेशी व्यक्ति नहीं जाएगा क्योंकि वो हिस्सा हमारा है, भले ही पाकिस्तान के कब्जे में हो। इसलिए कोई भी विदेशी वहाँ पर जाता है तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्शन लगाते हैं क्योंकि हम ये स्वीकार नहीं कर रहे। फिर वो जाता है तो बात अलग है। इसके दो कारण, एक कारण ये है कि हम उनको एहसास दिलाते हैं कि ये हिस्सा मेरा, दूसरा ये भी है कि कोई ये ना कहने पावे कि भारत जो है उसने कभी क्लेम नहीं किया, इसलिए हम अपना क्लेम परमानेंट बरकरार रखते हैं। मौसम जब ठीक होगा, जब परिस्थितियाँ बनेंगी तो हम उसको ले भी लेंगे। हालांकि 3 बार उसका प्रयास भी हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक के समय, एयर स्ट्राइक के समय, ज्वाइंट स्ट्राइक के समय हो चुका है। तो कभी गलवान हो गया, तो कभी भारत में सीएए का प्रोटेस्ट हो गया, तो कभी भारत में किसान आंदोलन हो गया। ये उनके बाइफरकेशन, उसके रिपरकेशन थे कि भारत ने तैयारी करी तो भारत में इंटरनल डिस्टर्बेंस करवा दिया गया। ये टूल किट आपको याद होगा कि भारत के जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर थे उस समय, वो ये कह भी चुके थे कि भाई ये भारत में होने वाला है, और भारत में वैसे ही वैसा हो रहा था। टूल किटें हमने देखी हैं कैसे चल रही हैं। तो भारत वो हिस्सा न ले पाए, इसलिए भारत के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि अंदर प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर भारत वहाँ से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। लेकिन ये तो पक्की बात है कि जैसे 370 गया है वैसे ही ये ध्यान रखने की बात है पीओजेके और सीओजेके। पीओजेके हम कहते हैं पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर लद्दाख, और सीओजेके हम कहते हैं, सीओएल कहते हैं चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख। ये हमें वापस चाहिए, हर हालत में चाहिए। गलवान इतना लंबा इशू चला, लेकिन भारत लगातार कहता रहा प्री 1962 स्टेट पर आइए। नहीं आ सकते, वो नहीं आएंगे, लेकिन हम तो कहेंगे ना, और इन्हीं माध्यम से हम अपने जो भी कार्य करना चाहते हैं वो तमाम तरह के काम करेंगे। उमर इलियास ने ट्वीट करके कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन किया है, हिंसक हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों को गले लगाया है और पत्रकारों, मानवाधिकारों की पैरवी करने वालों को निशाना बनाया है, इसलिए मैं मोदी के भाषण में शामिल नहीं हो रही। हालांकि इससे फ़र्क क्या पड़ता है, आप शामिल हों या ना हों। इनके साथ एक दो और जैसे रशीदा तलीफ, ये ऐसे एक और सांसद मिल गए और इन्होंने ये कहा कि हम नहीं होना चाहते। इतना तो खैर वो जब लगातार पाकिस्तान का प्रो पाकिस्तान कह रही हैं, पाकिस्तान के पक्ष में घूम रही हैं, तो फिर इतना होना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वो कैसे मोदी जी को बर्दाश्त करेंगे। अगर पार्लियामेंट के अंदर वहाँ मोदी जी का खिलाफत करेंगी तो फिर वहाँ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में वो जो उनका चेयरमैन रहता वो एक्शन ले लेगा। तो अब करें क्या, स्टैंड तो ले चुकी हैं। इसलिए अब ये हो गया कि जब हम बहिष्कार करेंगे। इस ट्वीट पर अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद, उन्होंने उसको रीट्वीट किया। उन्होंने कहा कि वो जहर उगलना बंद करें। रशीद ने लिखा, मैं भारत के धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से ही हूँ, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक पहचान के साथ स्वतंत्र रूप से रहता हूँ। यहाँ के हर संसाधन में मेरी बराबरी की भागीदारी है। मुझे भारत में जो भी बोलना है, बोलने के लिए मैं आज़ाद हूँ। भारत में मुझे जो लिखना है वो लिखने के लिए आज़ाद हूँ। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आप अपने नफरत के एजेंडे के तहत मेरे भारत की गलत तस्वीर दिखा रहे हैं। अपने मुंह से जहर उगलना बंद करिए। ये पूर्व वाइस चेयरमैन अल्पसंख्यक आयोग ने बाकायदा लिखा और उमर इलियास के मुंह पर उल्टा तमाचा मारा और कहा कि ये जहर उगलना बंद करो। प्रो पाकिस्तान ये जो बयानबाजी है, पाकिस्तान के शह पर जो कलाकारी है वो बंद करो।
भारत में पूरे विश्व में अल्पसंख्यक जितना सिक्योर भारत में है, संसार के किसी भी देश में नहीं है। मैं कहता हूं किसी भी देश में नहीं। जो अल्पसंख्यक भारत में अपने आप को कहता है, वो जहां बहुसंख्यक है वहां भी सुरक्षित नहीं है। क्या पाकिस्तान में आप सोच सकते हैं कि मुसलमान सुरक्षित है? पाकिस्तान अपने झंडे पर टर्किया का झंडा लगाए हुए है। आप सोचो, पाकिस्तान के झंडे के ऊपर टर्की का झंडा लगा हुआ है, यानी कि वो टर्की का जो खलीफा है, खिलाफत है, उसको स्वीकार कर चुका है। पाकिस्तान अपने यहाँ नमाजें भी फारसी में करता है। वो अभी उर्दू में अपनी नमाजें नहीं कर पाया, अजाने वो अपनी उर्दू में नहीं कर पाया। जो वहाँ के गाने गाए जाते हैं, जो उनका राष्ट्रगान है, वो आज भी उर्दू में नहीं है। आप सोचिए कि पाकिस्तान का राष्ट्रगान फारसी में, आप पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं क्या? और उस पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए ये मोहतरमा ये कह रही हैं कि हम भारत के प्रधानमंत्री के जो भाषण होगा उसका हम बहिष्कार इसलिए करेंगे क्योंकि मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं है। इस पर भारतीय मुसलमानों ने जो बीड़ा उठाया है, उन्होंने कहना शुरू किया है कि भारत एकदम स्वतंत्र राष्ट्र है और भारत में जो कोई भी रहता है वो अपने अधिकारों को पहचानता है, अपने अधिकारों के अनुकूल बात करता है और आप इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखते। आप सोचिए, आप जिस संसद की सदस्य हैं अमेरिका की, उस संसद में मोदी जी चीफ गेस्ट हैं। मोदी जी को स्पेशली बुलाया गया है। मोदी जी वहां जाएंगे, भाषण देंगे और आप कहते हो कि हम बहिष्कार करेंगे। आपके बहिष्कार करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार या वहां के जो लोकल न्यूज़पेपर हैं, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें, वाशिंगटन पोस्ट की बात करें या फिर टाइम्स मैगजीन की बात करें, वो कितना ही मोदी विरोध कर लें, उसमें पत्रकार कितने ही भारत के खिलाफ बोल लें, लेकिन जो भारत के प्रधानमंत्री की ऑफिशियल स्टेट विजिट है वो मान्य होगी या इनका दो चार लोगों का भौंकना मान्य होगा? मुझे लगता है कि इन लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि किस प्रकार यूएसए पूरा इस समय नतमस्तक है, भारत के ध्वज के सामने प्रणाम कर रहा है और मोदी जी को किस प्रकार हाथों हाथ वहाँ लिया जा रहा है। कारण कोई भी हो, कारण ये हो सकता है कि यूएसए इस समय संकट में है और वो चाहता है कि भारत अपनी मार्केट उसके लिए खोले। इलॉन मस्क आप देख रहे हैं कि एलन मस्क उसी का इलस्ट्रेशन है। भारत में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उस इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट है वो हो सकता है कि यूएस के लिए सहायक हो, लेकिन दूसरी तरफ भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी की विजिट ने यूएसओ को इस बात के लिए कन्विन कर लिया है कि H-1B वीज़ा जो कि यहाँ के प्रोफेशनल्स के लिए यूएसए देता है, वो वीज़ा के वो कंडीशनें ईज करेंगे और भारत के प्रोफेशनल्स को वहाँ लेंगे। भारत के प्रोफेशनल, जिस दिन से वहाँ ऐलान हुआ कि भारतीय प्रोफेशनल्स को हम नहीं लेंगे, H-1B वीज़ा को उन्होंने जैसे ही भारत के लिए समस्या खड़ा किया था, वैसे ही वहाँ की इकोनॉमी डाउन होनी शुरू हो गई और इकोनॉमी इस स्टेज पर आ गई कि यूएसए इस समय बिल्कुल रिसेशन की कगार पर खड़ा है। दूसरी बात ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती रिपब्लिकन से ज़्यादा अच्छी है डेमोक्रेट से, इसलिए संभव है कि डेमोक्रेट्स यानी कि बाइडन उनको हाथों हाथ इसलिए ले रहे हों कि वो हो सकता है उम्मीद कर रहे हों कि ट्रंप से मोदी जी की बात हो जाएगी और जो विरोधी हैं यानी कि जो रिपब्लिकन हैं, रिपब्लिकन पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन जो कि उनको कर्जा बढ़ाना चाहता है, कर्जा बढ़ाने के रेजोल्यूशन को पास करने में सहायता देंगे और यूएसए को बाइडन के समय पर बचाया जा सकता है, क्योंकि यूएसए में कर्जे का जो अवधि जो अमाउंट है उसको बढ़ाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर लगातार परेशान है, लेकिन रिपब्लिकन उसको अनुमति नहीं दे रहे हैं क्योंकि एक हाउस में अभी भी रिपब्लिकन्स का मेजॉरिटी है, तो वो कौन कर सकता है? तो ये भी संभव है कि मोदी जी को बीच में डालकर रिपब्लिकन को किसी न किसी तरह से पटाया जा रहा हो। अगर ये बात सही नहीं है तो भी मोदी जी की विजिट या यहाँ के प्रोफेशनल्स को वहाँ लेना उनकी इकोनॉमी चार चांद लगाता है। और हम तो जानते ही हैं कि भारत में नौकर पैदा होते हैं, हम नौकरों के देश से आते हैं और हम स्वयं भी नौकर हैं, इसलिए हम तो वहाँ नौकरी करने जाएंगे। अपने देश के लिए नौकर की खास बात मालूम क्या होती है? आपने राजमिस्त्री कभी देखा होगा, 1000 राजमिस्त्रियों में से कोई एक होगा
जो दूसरों के बड़े बड़े महल बनाने के साथ अपना कमरा भी डेकोरेट कर लेता है। जनरली 999 1000 में से 999 राजमिस्त्री अपना घर नहीं बना पाते, दूसरों का घर सजाते हैं। ये जो कर्मचारियों की खास बात है ना, ये अपना घर नहीं बना पाते, ये दूसरों का घर सजाते हैं। तो हमारी भी खास बात यही है कि हमारे देश में चूंकि माइंडसेट कॉलोनिज्म का है, इसलिए हम दूसरों के देश अमेरिका को सजाने जाते हैं, क्योंकि हम बड़े अच्छे पढ़े लिखे प्रोफेशनल नौकर्स हैं। नाम बड़े बड़े दे दिए जाएं वो अलग बात है, लेकिन हम अपने देश को सजाना नहीं चाहते और अपने देश को सजाते भी नहीं। इसलिए लगातार जिसको यहाँ पढ़ाई लिखाई थोड़ी ठीक मिल जाती है, भारत सरकार उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा करती है और सोचती है कि ये कमाऊ पूत मुझे कुछ कमा कर देगा। उस दिन वो लड़का अपनी बीवी को लेकर चला जाए। बीवी से मतलब वो प्रोफेशनल होकर जो डिग्री लेकर यहाँ पर तैयार किया था, माँ बाप ने जिससे शादी करवाई थी यूनिवर्सिटी से डिग्रियों से, वो डिग्री लेकर चला जाता है विदेश और वहाँ सेवाएं देता है। तो हमारा पैसा भी खा जाता है और हम उसके ऊपर पूरी ताकत भी लगाते हैं, और फिर वो अमेरिका को जाकर प्रोफेशनलिज्म अपने दिखाता है और वहाँ उसको लगता है कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, देश के प्रति उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। 1-2 अब्दुल कलाम भारत में पैदा होते हैं जो कि अपनी नौकरियां छोड़कर, अपने काम छोड़कर भारत के विकास के लिए काम करते हैं, लेकिन बाकी जनरली भारत का स्वभाव ऐसा है। इसलिए जो बाइडेन ने H1B वीज़ा का वहाँ रिलैक्सेशन दे दिया। अब जब इतनी बड़े स्तर पर यूएस भारत को लगातार ऑबलाइज कर रहा हो, कारण कोई भी हो, जैसा मैं कह रहा हूँ, और ये तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि यूएस की आज रिक्वायरमेंट हो, लेकिन मोदी है, वो अहमदाबादी हैं, और मोदी अहमदाबादी होने के नाते आपके साथ अगर व्यवहार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनको कोई ठग पाएगा, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनका कोई शोषण कर पाएगा। लेकिन व्यापार तो खुलकर करना पड़ेगा, संसार के साथ भी डील खुलकर करनी पड़ेगी, कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ये मोहतरमा अगर ये कहती हैं कि मैं बाइकआउट कर रही हूँ, तो इनके बाइकआउट से फ़र्क क्या पड़ता है? लेकिन मुस्लिम जगत तो खुश हो जाएगा। भारत की वो शक्तियाँ जो देश विरोधी होती जा रही हैं, मोदी विरोध को देश विरोध तक ले गई हैं, उनको तो कुछ तसल्ली मिलेगी। उनके छापने के लिए तो मटेरियल है कि भाई देखो वहाँ विरोध कर दिया गया था। क्या होता है वो देखा जाएगा, लेकिन अभी भारत के लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।